हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पार्ट नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 12। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के बारे में देख लिया था। प्रेजेंट लेक्चर में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है ऐसे, बराबर। बट क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 14 से बहुत ज्यादा होती है। इस पॉइंट को समझने के लिए ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचो, वो होगा NS2NP2। ग्रुप नंबर 15 का क्या होगा, तो वो होगा NS2NP3। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ग्रुप नंबर 15 में आप ध्यान से देखो तो जो NP ऑर्बिटल है वो स्टेबल है। व्हाई? क्योंकि वो बराबर हाफ फील्ड है। आपको पता है कि जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड होती है तब वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 15 के NP इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत टफ होगा कंपेयर टू ग्रुप नंबर 14। इसका मतलब कि ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप नंबर 14 से थोड़ी सी हाई होगी, थोड़ी सी नहीं, सिग्निफिकेंट वे में हाई होगी। क्यों? क्योंकि 15 नंबर की जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है ना। NS2NP3 कॉन्फ़िगरेशन है, s ऑर्बिटल कंप्लीटली भरी हुई है, p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। कोई भी ऑर्बिटल जब हाफ फील्ड होती है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि भाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन से ज्यादा है, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा है। क्यों? समझो, NS2NP3 है, अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2NP2 होगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने के उतने ही रहे ना। सपोज करो पहले 15 प्रोटॉन्स थे, तो ये 15 प्रोटॉन्स पहले 15 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जो 15 प्रोटॉन्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 14 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर ना। अच्छा, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दूं तो अब NS2NP1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब 15 प्रोटॉन तो वही के वही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 13 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ होता चला जाएगा। सो सबसे इजी क्या होगा, सबसे इजी होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन, उससे टफ होगा सेकेंड आयोनाइजेशन, और उससे थर्ड होगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और क्लियर वे में लिखना हो तो आप यहाँ पर डेल्टा HI1 लिख दो, इज लेस देन डेल्टा HI2 इज लेस देन डेल्टा HI3, बराबर। एकदम क्लियर है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सेकेंड से थर्ड ज्यादा होगी। अगर एक आध एग्जांपल से समझना हो तो हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज कि आपका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है। अगर मैं इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन करूं, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दूं इसको, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब 7 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। एक और बार आयोनाइजेशन करो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, मतलब अब 7 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो इवन टफ हो जाएगा, इससे भी ज्यादा टफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड से ज्यादा होगी, सेकेंड जो है वो फर्स्ट से ज्यादा होगी। एकदम क्लियर, बराबर। चलिए अब आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक मिनट, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी देख लिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या कहता है
इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स के केस में ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स में साइज बढ़ने के साथ साथ d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट भी बीच में आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक साइड पे डिक्रीज होती है और एक साइड पे इंक्रीज होती है। या ऐसा समझो कि जो डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑपोज होता है, is opposed by shielding effect of d and f orbitals, f और d orbitals की मदद से ये आपका ऑपोज होता है। क्लियर हो रहा है? बराबर। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट में इतना ही। थैंक यू।